अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, होपफुली आप लोग खैर वफियत से होंगे जी। हमारा जो नया टॉपिक है इसका नाम है जी स्टॉक होल्डर्स इक्विटी पेड इन कैपिटल। आपकी बुक में ये चैप्टर नंबर 11 है। इसको स्टार्ट करने से पहले हम एक वो डिस्कशन जो बहुत पहले जब हम ये अकाउंटिंग का अपना सिलेबस या कोर्स स्टार्ट कर रहे थे तब आपके साथ डिस्कस की थी, उसी डिस्कशन से इस कह लीजिए कि हम चैप्टर का जो स्टार्ट है वो लेंगे जी। तो अगर आप याद करें तो हमने अकाउंटिंग के स्टार्ट में जब ये टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे थे अकाउंटिंग का जो हमारा ये सिलेबस है, तो बात की थी कि बिजनेस की जो टाइप्स होती हैं बेसिकली वो आपके पास थ्री थी। उसमें सोल प्रोप्राइटर आपके पास एक बिजनेस था, दूसरा जो था वो आपके पास पार्टनरशिप थी टाइप, और थर्ड टाइप जो थी बिजनेस की वो कारपोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस थी जिसे आप लोगों ने कारपोरेशन या कंपनीज का नाम भी दिया था। तो इस चैप्टर का ताल्लुक जो है वो कारपोरेशन के साथ है कि जो कारपोरेट लेवल की फर्म्स होती हैं उनके जो केसेस होते हैं, चाहे वो केसेस उनके कह लीजिए कि फॉर्मेशन के हैं या उनके कह लीजिए कि शेयर्स के इशू करने के हैं, फंड रेज करने के, या उन शेयर्स को कह लीजिए कि बाय बैक करने के रिलेटेड। तो सिंपली जो कारपोरेशंस के शेयर्स के रिलेटेड जो केसेस होते हैं उनकी डिस्कशन इस चैप्टर में है। इसको थोड़ा सा और अगर हम समझने की ट्राई करें तो बैलेंस शीट में हमारे पास अगर आप रिकॉल करें तो लेफ़्ट साइड पे एसेट्स थे, राइट साइड पे हमारे पास जो थी वो लाइबिलिटीज़ और इक्विटी का सेक्शन था। उस इक्विटी के सेक्शन में अगर आप रिकॉल करें तो हमने बात की थी कि पार वैल्यू जो कॉमन स्टॉक की होती है वो रिपोर्ट हो रही होती है, या रिटेन अर्निंग की बात आपके साथ उस वक्त हुई थी। उसके अलावा मैंने आपको ये भी कहा था कि ऑनर्स इक्विटी का जो सेक्शन है उसमें पार वैल्यू या रिटेन अर्निंग इसके अलावा और अकाउंट्स भी होते हैं जो आपके पास ऑनर्स इक्विटी का पार्ट होते हैं या रिपोर्ट हो रहे होते हैं। वो कौन कौन से थे? फॉर एग्जांपल उसमें हमें मिलते हैं पेड इन कैपिटल के साथ साथ एडिशनल पेड इन कैपिटल, हमें उसमें मिल जाता है प्रेफर्ड स्टॉक का एलिमेंट। क्योंकि अगर आप रिकॉल करें तो मैंने उस वक्त आपके साथ ये बात की थी कि कॉमन स्टॉक के अलावा एक टाइप शेयर्स की और भी है जिसका नाम प्रेफर्ड स्टॉक है। तो चूंकि उस वक्त बहुत ही सिंपल नेचर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे इसलिए प्रेफर्ड स्टॉक का कोई भी कह लिए केस आपके साथ उस वक्त डिस्कस नहीं हुआ था। तो समहाउ ये जो ऑनर्स इक्विटी का सेक्शन था हमारे पास उसमें कॉमन स्टॉक के अलावा प्रेफर्ड स्टॉक की अमाउंट्स या प्रेफर्ड स्टॉक की रिप्रेजेंटेशन भी हो सकती है। तो पार वैल्यू या पेड इन कैपिटल आपके पास जो है वो कॉमन स्टॉक का भी हो सकता था इक्विटी में, और प्रेफर्ड स्टॉक का भी हो सकता था। इसी तरह एडिशनल पेड इन कैपिटल, ये जो मैंने वर्ड यूज़ कर किया है यहाँ पर एडिशनल पेड इन कैपिटल, ये बेसिकली जो इससे पहले आपके साथ डिस्कशन में कर रहा था कि आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ प्रीमियम प्राइस पे भी सेल हो सकती हैं और डिस्काउंट प्राइस पे भी सेल हो सकती हैं। तो प्रीमियम का मतलब ये होता था कि वो आपकी पार वैल्यू से एक्सेस वैल्यू पे या हाई वैल्यू पे ट्रेड हो रही हो। तो यहाँ जो मैंने वर्ड यूज़ किया है एडिशनल पेड इन कैपिटल, इसे हम कहते हैं एक्सेस ओवर पार वैल्यू। सपोज कर ले एक शेयर आपके पास है, उसकी पार वैल्यू या फेस वैल्यू है 10 रुपी पर शेयर, और वो मार्केट में अगर आप ट्रेड करें या सेल करें वो सेल हो जाए 15 रुपी का, तो अब इसकी पार वैल्यू की अमाउंट जो है वो 10 रुपी रिपोर्ट हो जाएगी कॉमन स्टॉक के साथ, और 5 रुपी जो है वो एक्सेस ओवर पार वैल्यू या एडिशनल पेड इन कैपिटल के नाम से रिपोर्ट हो जाएगी। मैं फिर रिपीट करूंगा, एक शेयर अगर आप कॉमन स्टॉक का मार्केट में सेल करें जिसकी पार वैल्यू 10 रुपी हो और मार्केट वैल्यू 15 रुपी हो, इसको अगर ऑनर्स इक्विटी के सेक्शन में हम रिपोर्ट करना चाहते तो हम कैसे रिपोर्ट कर सकते थे? हम इसे रिपोर्ट कर सकते थे 10 रुपी पार वैल्यू के अगेंस्ट लिख देते कॉमन स्टॉक की हेडिंग और नीचे पार वैल्यू लिखते और उसके साथ लिख देते 10 रुपी अगर एक शेयर सेल किया जाता। फिर नीचे हेडिंग देते हैं हम एक्सेस ओवर पार वैल्यू या एडिशनल पेड इन कैपिटल।
तो उसमें लिख देते हैं जी कि कॉमन स्टॉक के अगेंस्ट 5 रुपये। तो आपको पता चल जाता है कि एक शेयर जो है अगर वो सेल हुआ है तो उस पे एक्सेस ओवर पार वैल्यू कितना है 5, और उसकी पार वैल्यू कितनी है 10 रुपये। तो दोनों को मिलाएंगे तो आपको मिल जाएगी उसकी मार्केट प्राइस। तो खैर मैंने ये कहा कि ऑनर्स इक्विटी के सेक्शन में एक तो आपको प्रेफर्ड स्टॉक मिल सकते हैं, दूसरे आपको कॉमन स्टॉक मिल सकते हैं, थर्ड कंपोनेंट आपको मिल सकता है पेड इन कैपिटल। कौन से वाला? एडिशनल पेड इन कैपिटल। तो पेड इन तो दोनों होते हैं ना, पार वैल्यू भी और एडिशनल भी। तो इसलिए जब पेड इन का वर्ड यूज़ किया जाए उसका मतलब होगा जो टोटल कैपिटल आपको पे किया गया। जैसे इस वाली एग्जांपल में जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है, आप एक शेयर अगर सेल करते थे तो आपको कितना कैपिटल मिला? 15 रुपये। तो ये आपको पे हुआ, इसमें 5 भी आपको मिला है, उस 5 का नेम आपने एडिशनल रखा, और 10 भी आपको मिला, उस 10 का नेम आपने पार वैल्यू रखा या फेस वैल्यू रखा। तो इसलिए आप ऑनर्स इक्विटी सेक्शन में कह सकते हैं कि एक तो आपके पास प्रेफर्ड और कॉमन स्टॉक का पेड इन कैपिटल होता है, दूसरा आपके पास उसमें रिटेन अर्निंग होती है, और थर्ड आपके पास कुछ केसेस में जो है वो ट्रेजरी स्टॉक भी मिलता है। ये ट्रेजरी स्टॉक थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी आगे चलकर डिटेल में पढ़ेंगे। हमारे इन्हीं चैप्टर्स का पार्ट भी है, डिस्कशन भी उस पर आएगी, कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस होंगे। ट्रेजरी स्टॉक बेसिकली वो शेयर्स होते हैं जो एक कंपनी खुद परचेज कर लेती है मार्केट से, यानी कि एक कंपनी अपने ही शेयर्स मार्केट से बाय बैक कर लेती है, रीपरचेज कर लेती है। उन शेयर्स को हम ट्रेजरी स्टॉक के नाम से जानते हैं। तो मैं फिर बता दूं जी, हमने अभी तक बात की है कि ऑनर्स इक्विटी के सेक्शन में हमारे पास पार वैल्यू ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक हो सकती है, पार वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक हो सकती है, एडिशनल पेड इन कैपिटल ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक हो सकता है, एडिशनल पेड इन कैपिटल ऑफ कॉमन स्टॉक हो सकता है, या एडिशनल पेड इन कैपिटल ऑफ ट्रेजरी स्टॉक भी हो सकता है अगर दोबारा आप उसको इशू कर दें। और थर्ड नंबर पे अगर देखा जाए वो चीज़ क्या आती है? रिटेन अर्निंग, ठीक है। और फोर्थ नंबर पे ट्रेजरी स्टॉक आ जाते हैं। ट्रेजरी स्टॉक माइनस हो रहे होते हैं बेसिकली इक्विटी में से। तो हम देखेंगे अभी इसको, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो बार बार हमारा ये ऑनर्स इक्विटी का सेक्शन जो है ये हमें नज़र भी आएगा, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ बता रहा हूँ कि ये चैप्टर हमारा है, इसका ताल्लुक किन तरह की चीज़ों के साथ है। तो ये चैप्टर नंबर 11 और इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 होगा, ये दोनों चैप्टर्स आपके ऑनर्स इक्विटी की डिस्कशन को ही ज़्यादातर कवर करेंगे। इसके अलावा भी केसेस होंगे, लेकिन इनमें से ज़्यादातर केसेस को देखा जाएगा तो वो इन्हीं टॉपिक्स को जो ऑनर्स इक्विटी के सेक्शन के रेलिवेंट हैं को डिस्कस यहाँ पे किया जाएगा। तो चलें जी, वही बात जो हमने पहले की थी कि हमारे पास हमने कहा था बिजनेस की ब्रॉडली अगर हम कह लीजिए कि कैटेगराइजेशन करना चाहें, उसको क्लासिफाई करना चाहें, तो 3 कैटेगरीज मिली थी। एक हमारे पास थी सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरी पास थी पार्टनरशिप, और थर्ड कैटेगरी थी हमारे पास कारपोरेशन। तो कारपोरेशन अगर आप याद कर लें, हमने रिकॉल करें, ये बात की थी कि ये एक ऐसी एंटिटी होती है जिसको अंडर अ सर्टेन लॉ क्रिएट किया जाता है। आपको याद होगा हमने ये बात भी की थी कि कारपोरेशन एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। आर्टिफिशियल पर्सन होने के मीनिंग क्या थे कि एक जो कारपोरेशन है वो एक नेचुरल पर्सन की तरह से इंडिविजुअल्स के साथ, लोगों के साथ जो है वो डीलिंग कर सकती थी, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती थी। तो जैसे एक नेचुरल पर्सन, जैसे आप और मैं हैं, किसी दूसरे पर्सन के साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डीलिंग कर सकते हैं, वैसे ही कारपोरेशन जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होने के नाते किसी दूसरे पर्सन के साथ या किसी दूसरे बिजनेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है, चूंकि अंडर द लॉ इसकी एक सेपरेट लीगल कह लीजिए कि आइडेंटिटी होती है, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस इसकी होती है। तो मैंने ये आपके साथ अगर याद कर लें तो लीगल पर्सपेक्टिव और अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव की जब डिस्कशन की थी वहां पे ये बातें डिस्कस हुई थी। तो खैर अभी सिर्फ इसी पे फोकस करेंगे, हम पुराने वाले डिस्कशन की तरफ बहुत ज़्यादा मूव नहीं करेंगे, तो वो आप लोग रिकॉल कर सकते हैं। तो खैर बात ये हुई थी कि हमारे पास जो कॉरपोरेशंस हैं ये सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है।
और पाकिस्तान में हमने कहा था कि 1984 का जो कंपनीज ऑर्डिनेंस है उसके अंडर ये कंपनीज जो है ये जो कॉरपोरेशन जो है ये इनकारपोरेट की जाती हैं। फिर हमने ये बात भी की थी कि अगर आपने कॉरपोरेशंस को इनकारपोरेट करना है, इनको आपने एक तरह से कह लिए क्रिएट करना है, तो एक सर्टेन लीगल प्रोसेस होता है, इसके कुछ कह लीजिए कि रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो आपको पूरा करनी होती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपके साथ शेयर किया था कि अवेलेबिलिटी ऑफ नेम आपको चेक करना होता है कि कारपोरेशन का जो आप नेम जो है वो सुजेस्ट करना चाहते हैं उसको पहले SECP सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान में कंपनीज को रेगुलेट करने का एक इदारा है, उससे आप चेक करते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ नेम के जो आप नेम सजेस्ट करना चाहते हैं क्या वो नेम आपके लिए अवेलेबल है या नहीं है, क्या वो नेम पहले से किसी एंटिटी ने तो नहीं अवेल किया हुआ, क्या वो नेम उस लिस्ट में तो नहीं है जो आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि सर्टेन नेम्स ऐसे होते हैं जो आप अपने बिजनेस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको अवेलेबिलिटी ऑफ नेम का जो फॉर्म होता है वो फिल करके SECP को रिक्वेस्ट पुट करना होती है। जब आपको अवेलेबिलिटी ऑफ नेम जो है वो मिल जाए, फिर उसके बाद आपको याद होगा हमने कहा था कि बिज़नेस को अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं प्रिपेयर करके SECP को सबमिट करवाना होता है। आपका चार्टर होता है कि आपका बिजनेस क्या करना चाहता है, उसकी नेचर क्या होगी, डिटेल सारी आपको याद होगा, हमने कहा था इन डॉक्यूमेंट्स में जो है आपके इन चार्टर्स में जो है वो प्रोवाइड की जाती है। तो SECP जो है वो आपको कह लीजिए कि इन डॉक्यूमेंट्स की बेसिस पर, और आपको याद होगा हमने ये बात भी की थी कि ये जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए लीगल एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है, तो वो लीगल एक्सपर्ट्स लायर आपको अवेलेबल होते हैं, वो फ़ी चार्ज करते हैं। उन लायर्स को, उन लीगल एक्सपर्ट्स को जो कंपनीज को फॉर्मेशन में आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं या लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इनकॉर्पोरेट करने में, उनको आपको याद होगा हमने कहा था कि प्रमोटर्स का नेम दिया था। तो ये प्रमोटर्स होते थे, आप प्रमोटर्स को जो है वो कह लीजिए कि उनकी सर्विसेज के अगेंस्ट पे करते थे। दूसरी बात यह कि जब आपने ये उनकी लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली तो कंपनी आपकी इनकॉर्पोरेट हो जाती, फॉर्मेशन में आपकी कंप्लीशन उसकी हो जाती। तो फिर उसके बाद जो है वो आपको कह लीजिए कि अलाउ करती कि आप जो है सॉरी आप SECP को अप्लाई करते कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जिसे कहा जाता COI, वो आपको मिलता कि आपकी कंपनी फॉर्मली एस्टैब्लिश हो चुकी है, इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। तो आपको इशू किया जाता सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको मिल जाता उसके बाद आपको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट लेने के लिए SECP को अप्लाई करना होता है। तो आप कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट लेते हैं, तो वो जब आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है तो उसके बाद आप अपना बिजनेस जो है वो कमेंस कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। आपको याद हो ये डिस्कशन पहले हुई हुई है, आप मीनवाइल ये मैंने आपको उस वक्त भी सजेस्ट किया था कि आप SECP की वेबसाइट पे जाकर ये कंपनीज के रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, अवेलेबिलिटी ऑफ नेम का फॉर्म कैसा होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये डिटेल सारी मैंने कहा था कि आप लोग चेक कर लें। तो अभी भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग SECP की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको इसके अलावा और भी बहुत सारी डिटेल मिल जाएगी। तो किन कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए वहाँ पर क्या क्या कह लीजिए कि पॉलिसीज़ हैं, कौन कौन सी SECP की विंग्स हैं, किस तरह के इश्यूज़ के अफेयर्स को वो लुक आफ्टर करते हैं, तो आप लोग ज़रूर देखें SECP की जो वेबसाइट है उसको ज़रूर विजिट करेंगे। तो खैर ये हमने कहा था कि अगर कंपनीज को आपने इस्टेब्लिश करना होता है, आपने इनकॉर्पोरेट करना होता है, तो ये इतना ईजी नहीं जितना कि सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप के केस में था। तो आपको एक लीगल प्रोसेस था, उसको फॉलो करके फिर कंपनीज को स्टैब्लिश जो है वो आप करते हैं। ये बात आपको याद होगी हमने कही थी कि सेपरेट फ्रॉम ऑनर्स का मतलब यही था कि ये ऑनर्स से सेपरेट होती है, यानी कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो हम किसी भी बिजनेस की बात करते हैं, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर था, पार्टनरशिप थी या कारपोरेशन थी, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो हर एक के लिए डिफरेंट थी, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी होती तो हर एक के लिए एक आप अकाउंटिंग का रिकॉर्ड अलग मेंटेन करते, यानी कि कंपनी का रिकॉर्ड अलग मेंटेन किया जाता, बिजनेस का रिकॉर्ड अलग मेंटेन किया जाता, ताकि बिजनेस की परफॉर्मेंस जो है वो सेपरेटली मेजर हो सके, सेपरेटली असेस हो सके। और इसी तरह इसके अपने राइट्स हैं, प्रिविलेजेस हैं कि जब जाहिर बात है कंपनी को आप इनकॉर्पोरेट करते तो आपको इसके सर्टन राइट्स, बेनिफिट्स वगैरह जो है मिलते हैं।
फॉर एग्जांपल आपको फंड्स लार्जर लेवल पे मिल जाते हैं, फॉर एग्जांपल आपको कुछ केसेस में टैक्सेस के बेनिफिट्स मिल जाते हैं, और कुछ केसेस में आप देखते हैं तो आपके पास जो डिसीजन मेकिंग के लिए हाई एक्सपर्ट्स की अवेलेबिलिटी होती है। अब दूसरी बात, जो ऑनरशिप आपके पास होती है वो आपके पास के लिए पब्लिक कंपनीज भी हो सकती थी, प्राइवेट कंपनीज भी हो सकती थी। प्राइवेट कंपनीज का मतलब है कि विद इन फैमिली मेंबर्स या जो क्लोज फ्रेंड्स आपके सर्कल होते हैं उन्हीं के अंदर शेयर्स उनके ट्रेड हो रहे होते हैं। तो जैसे मियां मनशा ग्रुप लगा लें, कोई और ऐसे आपको एग्जाम्पल मिल जाती है, तो आपके पास प्राइवेट कंपनीज की एग्जाम्पल भी मिलती हैं। और पब्लिक कह लीजिए कि कंपनीज में मिल सकती है जिनके शेयर जो हैं वो पब्लिकली हर पर्सन को अवेलेबल होते हैं इन द स्टॉक एक्सचेंज के, अगर वो परचेज करना चाहे या सेल करना चाहे तो वो उन्हें सेल या परचेज कर सकते हैं। तो प्राइवेट के साथ आपको याद होगा हमने कहा था वर्ड PVT का यूज करना जरूरी होता है। चूंकि इन कंपनीज की लायबिलिटी लिमिटेड होती है इसलिए इनको अपने नेम के साथ LTD का टाइटल भी यूज करना होता है, वर्ड भी यूज करना होता है। लिमिटेड लायबिलिटी के आपको याद होगा मीनिंग क्या थे, कि जितनी इन्वेस्टमेंट बिजनेस में है उस इन्वेस्टमेंट की हद तक जो है वो बिजनेस लायबल है अपनी लाइबिलिटीज को या अपने क्लेम्स को पे करने के लिए। तो पर्सनल प्रॉपर्टी या प्राइवेट जो आपके प्रॉपर्टी होती है वो बिजनेस के क्लेम्स को पे ऑफ करने के लिए लायबल नहीं होगी, उसको बिजनेस के क्लेम्स को पे करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता था। प्लीज मैं इसलिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें स्किप कर रहा हूँ क्योंकि आपके साथ पहले चीज़ें डिस्कस हुई हुई हैं। एडवांटेज आपको याद होगा पहले भी डिस्कस हुए थे, सिर्फ मैं उसको टच करूँगा। लिमिटेड पर्सनल लाइबिलिटी फॉर स्टॉक होल्डर्स, तो आपको याद होगा हमने कहा था कि सोल प्रोप्राइटर में या पार्टनरशिप में लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड। इट मींस बिजनेस के क्लेम्स को, लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए बिजनेस के एसेट्स, बिजनेस के रिसोर्सेज तो यूज होंगे ही, लेकिन साथ साथ जो पर्सनल क्लेम्स होते हैं, जो पर्सनल प्रॉपर्टी होती है वो भी यूज होती थी। तो इसलिए इसका एडवांटेज क्या था कंपनीज का, कि इसमें आपकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। बिजनेस की जितनी इन्वेस्टमेंट आपने की हो, जितनी इन्वेस्टमेंट आपने बिजनेस में की हो उस हद तक आपकी लायबिलिटी होती है, इसलिए लायबिलिटी आपकी क्या है, लिमिटेड होती है। दूसरी बात, आपकी जो ऑनरशिप होती थी कंपनीज के केस में ट्रांसफर हो सकती थी। आप आज शेयर किसी कंपनी के परचेज करते हैं, लेटर ऑन आप ये शेयर स्टॉक एक्सचेंज में, मार्केट में किसी दूसरे पर्सन को सेल करना चाहें तो ये सेल हो सकते थे। आपको हो सकता है कि आज आपने इन्वेस्टमेंट की, कल आपको पैसे की जरूरत पड़ जाए तो ये शेयर आप मार्केट में क्या कर सकते थे, सेल कर सकते थे। तो जब आप मार्केट में ये शेयर सेल करेंगे तो आपके इन शेयर्स को सेल करने से आपके जो फंड्स हैं वो मिल जाएंगे। तो ये जो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ऑनरशिप है इसका एक और एडवांटेज है कि कल को आप अपनी अमाउंट लिक्विडेट करना चाहते तो आपकी ये अमाउंट लिक्विडेट हो जाती इजीली। तो इसलिए ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ जो ऑनरशिप है ये इसका एक और एडवांटेज था। थर्ड बात जो हमने पहले बात की, प्रोफेशनल मैनेजमेंट आप हायर कर सकते हैं क्योंकि आपके पास फंड्स का इशू नहीं होता, एक्सपर्ट्स आप अरेंज कर सकते हैं। और आपकी यहाँ पर अगर रिकॉल करें तो जब आपके पास फंड्स लार्जर लेवल पे अवेलेबल है, एक्सपर्ट्स की सर्विसेज अवेलेबल है, तो हमने ये बात भी की थी कि ये बिजनेस जो है ये इन्फिनिटी यानी कि परपेचुअल एंटिटी की बात हुई थी उस वक्त, कि हमने कहा था कि परपेचुअल एंटिटी यानी कि इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो ट्रू सेंस में परपेचुअल एंटिटी की फॉर्म में आपको नजर आती है, कि ये फॉर एवर के लिए बिजनेस आपका जो है वो आप स्टैब्लिश करते हैं। और उसके चांसेस इसलिए बढ़ जाते हैं कि आपके पास ये इसके कुछ जो प्लस पॉइंट्स हैं, फंड्स की अवेलेबिलिटी, प्रोफेशनल्स की अवेलेबिलिटी जो होती है, तो उससे इस चीज़ के चांसेस भी बढ़ते हैं कि आपकी जो कंटिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस है वो एंश्योर होती है कि परपेचुअल एंटिटी की तरफ आपका वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेप होता है। डिसएडवांटेजेस जो हैं वो आपके याद होगा हमने कहा था कि इस पे टैक्स का रेट ज़्यादा होता है। आप पर्सनल टैक्स रेट देख लें, सोल प्रोप्राइटरी या पार्टनरशिप पे जो टैक्स अप्लाई होता है वो नॉर्मली आपको मिलता है 17%, 12%, 20%, इस तरह से सो ऑन वो इनकम पे वेरी कर रहा होता है जितनी आपकी इनकम है। जबकि कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर पाकिस्तान में बात करें तो ये किसी टाइम पे 53% भी रहा, फिर ये आपका 48% भी रहा, फिर ये आपका 35% भी रहा, फिर ये पिछले कुछ अरसे में
जो कह लीजिए कि ये 32-31% इसके अराउंड आपको मिलता है। समहाउ 31 और 2% जो है ये एक हाई रेशो है, तो इसलिए हम कहते हैं कि हैवी टैक्सेशन जो है इसका एक डिसएडवांटेज होता है। इस पे रेगुलेशन, जैसे हमने कहा कि फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट्स इसकी काफ़ी सारी कम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट्स हैं, वैसे ही बिजनेस के नॉर्मल ऑपरेशंस को रन करने की, या इवन बिजनेस आपको लिक्विडेट भी करना पड़े कल को, तो उसकी भी लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो आपको फॉलो करना होती हैं। तो इसलिए इसमें जो रेगुलेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती हैं, और कॉस्ट इसकी फॉर्मेशन की काफ़ी हाई होती है। जैसे कि हमने कहा जितने प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, तो डेफिनेटली उन प्रोसेसेस में प्रमोटर की फ़ीस होगी, एसएसीपी की फ़ी होगी, उन डॉक्यूमेंट्स को फ्रेम करने की जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उनकी कॉस्ट होगी, तो ये कॉस्ट उसकी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अब दूसरी बात जो इसके बिजनेस को लुक आफ्टर मैनेजमेंट करती है, जबकि ऑनर अलहदा होते हैं। तो जो ऑनर्स होते हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं, और जो मैनेजमेंट होते हैं वो उसके लिए एज अ एजेंट काम करते हैं। ऑनर प्रिंसिपल होता है और मैनेजमेंट जो उसकी होती है वो एज एन एजेंट काम करते हैं। तो एजेंट जो है ऑन बिहाफ ऑफ ऑनर्स बिजनेस की मैनेजमेंट को लुक आफ्टर करता है। तो जैसा कि आप देखते हैं कि सोल प्रोप्राइटर में ऑनर ही मैनेजमेंट को लुक आफ्टर कर रहा होता है, तो ये इसका प्लस पॉइंट भी आ सकता है और इसका ये डिसएडवांटेज भी हो सकता है। डिसएडवांटेज इन सेंस कि आपको ट्रस्ट किसी और पर्सन पे करना पड़ता है, जबकि आप मैनेजमेंट में खुद भी आ सकते हैं एज अ शेयर होल्डर, लेकिन उसका एक प्रोसेस होता है, उसको फॉलो करके आपको आना होता है। ये मैंने आपके साथ पहले डिस्कस कर लिया है जी कि कारपोरेशन को अगर आपने फॉर्म करना हो तो उसके लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वगैरह क्या होती है। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो बिजनेस को आप इस्टेब्लिश करते हैं, जब इनकारपोरेट करते हैं, तो इनकारपोरेट या इस्टेब्लिश करने की जो कॉस्ट होती है उसे आप कहते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या स्टार्टअप एक्सपेंसेस के नाम से भी जानते हैं। तो ये स्टार्टअप कास्ट या स्टार्टअप एक्सपेंसेस या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बैलेंस शीट में आपके एसेट रिपोर्ट हो जाते हैं, और आप इनको मैक्सिमम जो है वो नॉर्मली 5 ईयर तक अमोर्टाइज कर लेते हैं। लेकिन नॉर्मली ये इतनी अमाउंट हाई नहीं होती, तो इसलिए आप उसको उसी ईयर में, जिस ईयर में ये अकर होते हैं, आप इसे उस ईयर में अगर एक्सपेंस करना चाहें तो इसे कर सकते हैं। अब बिजनेस के अगर रेवेन्यू के कंपैरिजन में देखा जाए तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की अमाउंट कम होती ना। दूसरी बात, अगर याद हमने कहा था कि जो स्टॉक होल्डर्स होते हैं, यानी कि कंपनी को जो फंड्स प्रोवाइड करते हैं, जो ऑनर्स बन जाते हैं, उन्हें आप क्या कहते हैं, स्टॉक होल्डर्स, यानी कि जो पर्सन शेयर को होल्ड करता है। तो चूंकि डेफिनेटली जैसे बॉन्ड्स की बात हुई थी कि कंपनी में बॉन्ड्स जो है वो डेट प्रोवाइड करने का एक सोर्स थे, वैसे ही कंपनीज को इक्विटी ऑनर्स के जो फंड्स मिलने हैं वो विद द हेल्प ऑफ सेल ऑफ शेयर्स मिलने हैं। तो वो पर्सन जो शेयर्स को परचेज करेंगे उन्हें कहा जाएगा स्टॉक होल्डर या शेयर होल्डर। तो ये आपके सामने एग्जांपल उसकी शेयर होल्डर नजर आ रही है कि ये स्टॉक्स को होल्ड किए हुए हैं कि इनके पास शेयर्स हैं। इनके राइट्स क्या होते हैं, इनके पास था वोटिंग राइट। अब वोटिंग राइट क्या होता है कि कंपनी, आपको याद होगा हमने कहा था एक डेमोक्रेटिक फोरम होता है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है। तो इसलिए कंपनी में कोई भी जो मेजर डिसीजन होते हैं वो जब भी पास होने होते हैं तो उसके लिए वोटिंग होती है। तो वोटिंग के लिए जो राइट होता है वो शेयर होल्डर के पास होता है। वो पर्सन जिसने बॉन्ड्स परचेज किए हों, जिसने डिबेंचर परचेज किए हों, सिंपली जो आउटसाइडर हैं, जो लाइबिलिटीज वाले हैं, उनके पास वोटिंग राइट नहीं होता। इसी तरह जो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स होते हैं उनके पास भी वोटिंग राइट नहीं होता। तो आगे चलकर उस पर डिस्कशन भी करेंगे। तो सिंपली क्या है, शेयर होल्डर्स जो कॉमन स्टॉक होल्डर्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ, कॉमन स्टॉक होल्डर्स के पास वोटिंग राइट होता है। तो एनुअल जनरल मीटिंग में जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन पास आपके होने हो उसमें जो पार्टिसिपेट करेंगे वो कॉमन स्टॉक होल्डर्स होंगे और अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट, जनरल सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट, प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट, या इनकी रेम्यूनरेशन की बात करनी है, या डिविडेंड पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या कंपनी को जो है वो किसी और कंट्री में अपना प्लांट जो है वो लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। तो कोई भी मेजर डिसीजन जो है वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू जो है वो पास होता है, वहाँ पे वोटिंग होनी होती है। तो इसका राइट शेयर होल्डर का ये होता है कि ये अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। तो यहाँ एक वर्ड यूज़ किया प्रॉक्सी। तो प्रॉक्सी ये वही है जैसे क्लास में स्टूडेंट नॉर्मली यूज़ करते हैं कि स्टूडेंट नहीं होता उसकी प्रेजेंस शो करवा दी जाती है प्रॉक्सी के नाम से। सम टाइम दोस्त यार होते हैं ना जो लगा देते हैं प्रॉक्सी, क्या क्लास में तो प्रेजेंट नहीं होता स्टूडेंट, लेकिन वो किसी ने साइन कर दिया उसके। तो वैसे ही
आप कंपनी में जब एनुअल जनरल मीटिंग होनी हो या जब वोटिंग होनी हो, अगर आप खुद मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते तो आप अपना वोटिंग राइट जो है वो किसी दूसरे पर्सन को दे सकते हैं। आप अपना वोटिंग राइट जो है वो किसी दूसरे पर्सन को दे सकते हैं। तो इसलिए जो आपका वोटिंग राइट होता है वो जिस पर्सन को आपने वो हैंड ओवर करना हो, जिस पर्सन को आपने अपना वोट देना हो, उसको किसी फॉर्म के थ्रू देते हैं। उस फॉर्म को कहते हैं प्रॉक्सी फॉर्म, और प्रॉक्सी फाइट भी होती है। फॉर एग्जांपल मैं अगर मीटिंग अटेंड नहीं करने जा रहा तो मेरे पास वोटिंग राइट तो है, तो फिर क्या करते हैं दूसरे शेयर होल्डर मुझसे ये कहते हैं कि मैं प्रॉक्सी फॉर्म फिल करके अपना वोटिंग राइट उनको दे दूं ताकि मेरे बिहाफ पर वो वोट वहां कास्ट कर दें। तो इसलिए अपना वोट तो आपके पास होता ही है, आप प्रॉक्सी फॉर्म के थ्रू दूसरे शेयर होल्डर से भी राइट जो है वो अवेल कर सकते हैं। तो इसलिए आप ये वैसे ही समझ लें जैसे इलेक्शन के टाइम पे जो पॉलिटिकल पर्संस होते हैं उनके नज़दीक आपकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है अगर आपके पास बहुत सारे लोगों का वोट हो। तो इसी तरह आप कंपनी में जब जाते हो आपके पास अगर प्रॉक्सी फॉर्म बहुत ज़्यादा हो तो कंपनी में आपकी भी वैल्यू कह लीजिए वर्थ जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि आप जिस तरफ अपना वोट कास्ट करेंगे उस तरफ जो है वो उस डिसीजन के पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैंने आपके साथ एक बाबा जी की एग्जांपल शेयर की थी कि जो डिफरेंट कंपनीज के प्रॉक्सी फॉर्म लेकर और वोटिंग राइट कलेक्ट करके और फिर वो अपने आप को डायरेक्टर भी अपॉइंट करता रहा या डायरेक्टर भी अपने आप को कह लीजिए कि वो रेट करवाता रहा। तो वो एग्जांपल भी आप रिकॉल कर सकते हैं। तो खैर हमने कहा कि स्टॉक होल्डर्स के पास, शेयर होल्डर्स के पास जो है वोटिंग राइट होता है, और अगर आप खुद वोट कास्ट नहीं करना चाहते तो आप प्रॉक्सी के थ्रू किसी दूसरे शेयर होल्डर को अपॉइंट कर सकते हैं या अपना राइट दे सकते हैं। शेयर होल्डर के पास ये राइट भी होता है कि जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है उस पर उनको जब भी प्रॉफिट में से कंपनी कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहे तो वो डिविडेंड की फॉर्म में प्रॉफिट उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। यानी कि जो प्रॉफिट होता है उसको जब आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे शेयर होल्डर्स में तो वो जो प्रपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन होती है उस प्रपोर्शनेट को, उस शेयर को हम क्या कहते हैं, डिविडेंड। तो डिविडेंड मीन प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन, जितना आप टोटल प्रॉफिट को डिवाइड करके उसका जो एक प्रपोर्शन होता है शेयर होल्डर को देते हैं उसे डिविडेंड कहा जाता है। तो शेयर होल्डर इन्वेस्ट भी इसीलिए करते हैं कि एक तो उनको डिविडेंड मिलता रहे और दूसरा उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो ग्रो होती रहे, यानी कि मार्केट वैल्यू शेयर्स की इंक्रीज होती रहे। ठीक है। तीसरी बात यहाँ पे लिखी है कि जब कल को कंपनी लिक्विडेट हो, कल को कंपनी जब वाइंड अप हो, कल को कंपनी जब सेल हो, तो उस वक्त शेयर्स को जब सेल करके जो वैल्यू लिक्विडेट करके बचती हो, लेफ्ट ओवर में आपके पास बचती हो अमाउंट, वो आप शेयर होल्डर को दें। क्योंकि आपको याद होगा हमने कहा था कंपनी कल को जब डिफॉल्ट कर जाएं या लिक्विडेट हो जाएं तो या बैंक्रप्सी का केस आ जाए तो उसके शेयर सेल, उसके जो एसेट्स की वैल्यू जो है वो असेस होती है टोटल एसेट्स की, उन एसेट्स को सेल किया जाता है। वो जो लिक्विडेटर होता है उसके चार्जेस पे किए जाते हैं, फिर जो लीगल चार्जेस होते हैं वो पे किए जाते हैं, टैक्सेशन की अमाउंट को पे किया जाता है, फिर उसके बाद जो होते हैं लाइबिलिटीज़ वालों को उनके क्लेम पे किए जाते हैं, फिर उसके बाद प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को पे किया जाता है, फिर अगर कोई अमाउंट बच जाए तो वो मिलती है किनको, कॉमन स्टॉक होल्डर्स को। तो डेफिनेटली इनका हमने कहा कि राइट तो है ना, अगर लिक्विडेशन के टाइम पे एसेट्स को सेल करके जो वैल्यू मिलती है उसमें भी इनका राइट होता है उसको लेना। ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लियर नहीं है, मैं आपको स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन अभी कहते हैं तो अभी दिखा देता हूँ। वैसे ये हमने यहाँ पे देख लें, ये जी आपके पास जैसे बैलेंस शीट में होता है वैसे ही ये आपके पास यहाँ पर कह लीजिए कि स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन होता है। अभी ये स्क्रीन पे शेयर नहीं हो रहा तो मैं जैसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो कॉमन स्टॉक के अलावा हमने कहा था कि एक और टाइप भी होती है स्टॉक की, यानी कि शेयर्स की आपको नॉर्मली दो टाइप नजर आती है, कॉमन स्टॉक और प्रेफर्ड स्टॉक। तो रियल ऑनर कौन से होते हैं, कॉमन स्टॉक होल्डर्स, और प्रेफर्ड स्टॉक जो होते हैं ये पैसिव ऑनर होते हैं। अब ये होते क्या है, प्रेफर्ड स्टॉक पे एक फिक्स रिटर्न मिलता है, प्रेफर्ड स्टॉक पे क्या है, फिक्स रिटर्न मिलता है, जबकि कॉमन स्टॉक का जो रिटर्न होता था यानी कि जो डिविडेंड होता था फिक्स नहीं होता था। तो कभी अमाउंट कॉमन स्टॉक पे जो डिविडेंड पे होता था ज़्यादा हो गई, कभी वो अमाउंट क्या है, कम हो गई। अच्छा, इसी तरह जो है वो कह लीजिए कि अगर हम बात करें प्रेफर्ड स्टॉक पे, तो प्रेफर्ड स्टॉक का जो रिटर्न होता है ये फिक्स होता है।
यानी कि इस पे एक फिक्स परसेंटेज ऑफ डिविडेंड पे होती है, फॉर एग्जांपल 12%, फॉर एग्जांपल 13%, 10%, कोई भी एक फिक्स परसेंटेज होती है। तो यहाँ से आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये कैसे शेयर्स हैं कि जिन पे रिटर्न फिक्स हो गया, कि फिक्स रिटर्न तो मिलता था आपको किस में, डेट में, बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में। आप कहेंगे ये तो प्रेफर्ड स्टॉक्स यानी कि शेयर्स हैं, शेयर्स के अंदर भी रिटर्न क्या आ गया आपका, फिक्स आ गया। तो इसलिए प्रेफर्ड स्टॉक पे जो रिटर्न होता है हम कहते हैं कि ये फिक्स होता है। इसी वजह से कि इसमें एक करेक्टरिस्टिक पाई जाती है डेट की, और दूसरी करेक्टरिस्टिक पाई जाती है किसकी, इक्विटी की, शेयर्स की। चूंकि डुअल करेक्टरिस्टिक्स इसमें पाई जाती हैं, इसलिए इन्हें हाइब्रिड सिक्योरिटी का नेम भी दिया जाता है कि इसमें जो रिटर्न होता है फिक्स होता है, और फिक्स रिटर्न तो आपको डेट में मिलता है, और दूसरा ये शेयर्स होते हैं, तो शेयर जो है ये आपको नजर आता है इक्विटी में नजर आते हैं, ऑनर्स की फॉर्मेट में नजर आते हैं। तो डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें आ गई, इसलिए इसको कहा जाता है हाइब्रिड सिक्योरिटी। और प्रेफर्ड शेयर से जो बिजनेस को फंड्स अरेंज होते हैं, जो फंड्स उनको कह लीजिए कि रेज होकर अवेलेबल हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं हाइब्रिड फंड्स। हाइब्रिड फाइनेंसिंग का नेम भी दिया जाता है कि आपको हाइब्रिड फाइनेंसिंग जो हाइब्रिड सिक्योरिटी के थ्रू अवेलेबल हो रही होती है या अरेंज हो रही होती है। अब पाकिस्तान में जो है प्रेफर्ड स्टॉक, इस्लामिक आइडियोलॉजिकल काउंसिल की सिफारिश पे, उसकी रिक्वेस्ट पे, जो कह लीजिए कि उनकी रिकमेंडेशन पे, कह लीजिए रिक्वेस्ट तो नहीं कहना चाहिए, उनकी रिकमेंडेशन पे जो है ये बैन है। अगर आप पाकिस्तान में किसी कंपनीज के इक्विटी में आपको प्रेफर्ड स्टॉक लिखे हुए नज़र आए, तो ये इस्लामिक आइडियोलॉजिकल के बैन से पहले के रिपोर्ट हुए होंगे, पहले के इशू हुए होंगे, तो उस वक़्त के ये वहाँ पर रिपोर्ट हो रहे होंगे। तो ये कोई 80s की बात थी, कोई 84 या 83 के इसके अराउंड ये चूक, इसलिए क्यों इसको रेकमेंड किया गया बैन करने पे, इसलिए कि फिक्स रिटर्न की इस्लाम में ममानियत है, वो सूद होता है। तो फिक्स रिटर्न जो है वो आपको पता है, जैसे बैंक पे आपको इंटरेस्ट मुख्तलिफ सिक्योरिटीज़ पे मिलता है, या कह लीजिए कि और आपको नज़र आता है बॉन्ड्स पे, डिबेंचर्स पे, या किसी भी और आप बैंक के पास अपने फिक्स डिपॉजिट जो है उस पर आपको बैंक एक फिक्स रिटर्न पे कर रहा होता है। तो चूंकि वो सूद है, उसकी इस्लाम में ममानियत है, तो इसलिए प्रेफर्ड स्टॉक पे भी चूंकि एक फिक्स रिटर्न मिलता था, तो इसलिए इस्लामिक आइडियोलॉजिकल जो काउंसिल है या काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी है, उन्होंने इसको रिकमेंड किया कि बैन किया जाए। तो इसके अलावा अगर हम इसको डिफरेंशिएट करना चाहें, कंपेयर करना चाहें विद कॉमन स्टॉक, तो प्रेफर्ड स्टॉक के पास वोटिंग राइट नहीं होता, जबकि कॉमन स्टॉक के पास वोटिंग राइट होता है। प्रेफर्ड स्टॉक को प्रेफरेंस मिलती है ओवर द कॉमन स्टॉक होल्डर्स एट द टाइम ऑफ द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड, दैट इट मीन्स द प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स विल गेट their dividend first, or they will get their dividend before the common stock holders। तो इसलिए उनको प्रेफरेंस दी जाती है at the time of the payment of the dividend। तो common stock holders को dividend बाद में पे होगा, preferred stock holders को dividend पहले पे होगा। इसी तरह जब कंपनी कल को लिक्विडेट हो, उस वक्त भी कॉमन स्टॉक होल्डर को लिक्विडेशन में पार्टिसिपेट बाद में करवाया जाता है, जबकि प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर को पहले पार्टिसिपेट करवाया जाता है। तीसरी बात जो है, प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर का पहले बात हो चुकी है, रिटर्न फिक्स होता है, जबकि कॉमन स्टॉक होल्डर का रिटर्न फिक्स नहीं होता, वो वेरिएबल होता है इन नेचर। तो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर को डिविडेंड जो है वो कह लीजिए कि एक ही फिक्स परसेंटेज से पे होता रहता है, जबकि कॉमन स्टॉक होल्डर को फिक्स परसेंटेज से पे नहीं होता। इसके अलावा जो है वो प्रेफर्ड स्टॉक की काफ़ी सारी टाइप्स आपको नज़र आ जाती हैं। उसमें होती है क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक होते हैं और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक होते हैं। क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक ये होते हैं कि अगर कंपनी ने किसी एक पर्टिकुलर ईयर में डिविडेंड पे नहीं किया, सपोज कर लीजिए कि करंट ईयर में कंपनी ने डिविडेंड पे नहीं किया, तो अगर क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक है और नेक्स्ट ईयर में कंपनी डिविडेंड पे करती है, तो नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड तो मिलना ही है, लेकिन साथ करंट ईयर का भी मिलेगा। अगर 1 लाख रुपए करंट ईयर का है और 1 लाख रुपए कमिंग ईयर का, नेक्स्ट ईयर का है, तो नेक्स्ट ईयर कंपनी कितना डिविडेंड पे करेगी, 2 लाख रुपए। और अगर ये नॉन क्यूमुलेटिव होते हैं तो फिर सिर्फ उस ईयर का डिविडेंड पे होता है जिस ईयर में डिविडेंड अनाउंस होता है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, सपोज कर ले एक कंपनी ने पिछले 2 साल डिविडेंड डिक्लेयर और पे नहीं किया, तो 1 साल का डिविडेंड अगर 1 लाख रुपए है, तो अगर क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक आपके पास हो
तो करंट ईयर अगर बिजनेस जो है वो डिविडेंड डिक्लेयर या पे करने जा रहा हो तो करंट से बैक पे अगर हम चेक करें तो दे आर 2 years, तो 2 + 1 दिस बिकम 3 years and 1 year dividend is 100,000, so you have to pay the dividend amount of 3 years that becomes 300,000. so आपका ये कम्युलेट होते रही अमाउंट, तो फर्स्ट 2 years की अमाउंट 2 लाख और करंट ईयर की अमाउंट 1 लाख, ये 3 लाख टोटल जो अमाउंट आपकी बनती है ये आपको पे करना होगी। किस फॉर्म में? अगर आपके पास है क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक्स। इसी तरह आपके पास जो है वो होते हैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक। नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब है कि आपके जो ये डिविडेंड की अमाउंट है, अगर 2 साल पिछले पे नहीं हुई तो करंट ईयर में 3 लाख पे नहीं करेंगे, क्यूमुलेट नहीं हुई, रादर 1 लाख ही पे करेंगे। ठीक है, तो नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब है जिसमें उन ईयर्स का डिविडेंड जिसमें डिविडेंड डिक्लेयर या पे नहीं हुआ वो क्यूमुलेट नहीं होता, वो आपका अक्यूमुलेट नहीं होता, रादर सिर्फ उसी ईयर का डिविडेंड पे होता है जिस ईयर में डिविडेंड आपका डिक्लेयर हो या पे हो रहा हो। ये नॉन क्यूमुलेटिव में ऐसा होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कॉलेबल और नॉन कॉलेबल प्रेफर्ड स्टॉक। ये कौन से होते हैं जी? ये होते हैं कि जिसमें एक कंपनी अपने प्रेफर्ड स्टॉक को कॉल बैक कर सकती हो। जैसे कॉलेबल बॉन्ड्स की मैंने आपके साथ बात की थी, वैसे ही कॉलेबल प्रेफर्ड स्टॉक होते हैं कि कंपनी कल को किसी भी टाइम पे आफ्टर द पैसेज ऑफ अ सर्टेन, कह लीजिए कि पीरियड, अगर प्रेफर्ड स्टॉक को कॉल बैक करना चाहे तो वो कर सकती है। तो उन स्टॉक्स को कहते हैं कॉलेबल प्रेफर्ड स्टॉक। और अगर कंपनी के पास ये ऑप्शन अवेलेबल ना हो कि कंपनी उन प्रेफर्ड स्टॉक को कॉल ना कर सकती हो तो उन्हें कहा जाता है नॉन कॉलेबल प्रेफर्ड स्टॉक। मैं प्लीज पे बहुत ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं स्पेंड कर रहा कि आपको मैंने जो बॉन्ड्स की डिस्कशन के टाइम पे कॉलेबल और नॉन कॉलेबल प्रेफर्ड स्टॉक डिस्कस किए थे, तो उसी तरह का ये है स्टॉक्स के साथ है, शेयर्स के साथ है, कॉलेबल एंड नॉन कॉलेबल प्रेफर्ड स्टॉक। इसके अलावा जो है ये प्रेफर्ड स्टॉक की और टाइप्स मिल जाती है, कहा जाता है पार्टिसिपेटिव प्रेफर्ड स्टॉक्स और नॉन पार्टिसिपेटिव प्रेफर्ड स्टॉक। पार्टिसिपेटिव की मीनिंग है कि अगर किसी ईयर में कंपनी एक्स्ट्रा डिविडेंड पे करे, तो अगर एक्स्ट्रा डिविडेंड पेमेंट के टाइम पे भी प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को कंसिडर किया जाए तो उन्हें कहा जाता है पार्टिसिपेटिव। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी ने करंट ईयर में डिविडेंड पे किया प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को, उसके बाद पे कर दिया कि इनको कॉमन स्टॉक होल्डर्स को, उसके बाद भी कंपनी के पास अगर प्रॉफिट बच रहा हो और वो कंपनी डिविडेंड की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहे। क्यों? इसलिए कि आपको याद होगा हमने कहा था कि एट अ सर्टेन लेवल या एट अ सर्टेन पॉइंट जो है वो कंपनी एक्सेसिव प्रॉफिट अपने पास रिटेन नहीं कर सकती। अगर वो रिटेन करती है या कैरी करती है तो उस पर एक लीगल पेनल्टी इंपोज हो सकती है। तो हो सकता है कंपनी उस लीगल पेनल्टी से बचने के लिए सेकंड टाइम उसी ईयर में फिर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करे। अगर वो सेकंड टाइम जो एक्स्ट्रा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होने जा रहा है वो कंपनी दोबारा प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर को अगर राइट दे कि आप भी वो लेंगे, तो उसे कहा जाता है पार्टिसिपेटिव प्रेफर्ड स्टॉक। और अगर वो राइट उनके पास ना हो तो उन्हें कहा जाता है नॉन पार्टिसिपेटिव प्रेफर्ड स्टॉक। इसी तरह एक टाइप और मिलती है जिसे कहा जाता है रिडीमेबल या इररिडीमेबल प्रेफर्ड स्टॉक। रिडीम की ऑप्शन किसके पास होती है? ये शेयर होल्डर के पास होती है जिस पर्सन ने शेयर्स परचेज किए हुए हैं। तो इसलिए अगर शेयर होल्डर के पास ऑप्शन हो कि वो अपने शेयर्स कंपनी को रिडीम कर सकता हो, वापस कर सकता हो, तो उन्हें कहा जाता है रिडीमेबल प्रेफर्ड स्टॉक। और अगर ये ऑप्शन उनके पास शेयर होल्डर के पास ना हो तो उसे कहा जाता है इररिडीमेबल प्रेफर्ड स्टॉक। यानी कि ये भी उसी तरह से है जैसा कि आपके पास थे ये बॉन्ड्स रिडीमेबल या इररिडीमेबल। इसी तरह एक और टाइप मिल जाती है प्रेफर्ड स्टॉक की जिसे हम कहते हैं कन्वर्टेबल प्रेफर्ड स्टॉक या नॉन कन्वर्टेबल प्रेफर्ड स्टॉक। ये भी बॉन्ड्स की तरह ही थे कि अगर प्रेफर्ड स्टॉक कन्वर्ट किए जा सकते हो एट द ऑप्शन ऑफ द शेयर होल्डर्स इनटू कॉमन स्टॉक तो उन्हें कहा जाता है कन्वर्टेबल प्रेफर्ड स्टॉक। और अगर ये कॉमन स्टॉक में कन्वर्ट ना किए जा सकते हो तो फिर इन प्रेफर्ड स्टॉक को कहा जाता है नॉन कन्वर्टेबल प्रेफर्ड स्टॉक। यहाँ एक वर्ड लिखा गया मार्केट वैल्यू। सारी बात है जब भी ये आपके शेयर्स मार्केट में सेल किए जाएंगे, चाहे कॉमन स्टॉक हो चाहे प्रेफर्ड स्टॉक हो, इनकी मार्केट वैल्यू पार वैल्यू से डिफरेंट होगी। क्योंकि पार वैल्यू तो आपको याद होगा हमने कहा था फेस वैल्यू है जो कि लीगल वैल्यू है, जो कि प्रिंटेड वैल्यू होती है, और मार्केट वैल्यू आपको पता है हमने कहा था उससे ज्यादा हो सकती है या कम भी हो सकती है। तो
जैसा कि हमने कहा था बर्कशायर हैथवे की बात करें तो उसके $3 लाख से भी ज़्यादा का शेयर ट्रेड होता है, और जबकि कुछ केसेस में कुछ कंपनी के शेयर देखें जिसकी ₹10 प्राइस होती है तो उनका शेयर हार्डली ₹10 में या 12 या ₹15 में ट्रेड हो रहा होता है। यूनिलीवर की बात कर लो, उसके ग्रुप की जो ए शेयर की मार्केट है वो आपको 15,000 पर शेयर के अराउंड मिलता है, उसकी मार्केट वैल्यू होती है। अब मार्केट वैल्यू स्टॉक एक्सचेंज में डिमांड एंड सप्लाई के रूल की बेस पर डिटरमिन होती है। किस चीज़ की डिमांड कब बढ़ती है आपको याद होगा, वैल्यू कब बढ़ती है, वर्थ कब बढ़ती है, तो वो सारे फैक्टर्स आगे चलकर फाइनेंस का कोर्स आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। सम हाउ गुड मैनेजमेंट, गुड डिविडेंड, कैपिटल स्ट्रक्चर, डेट और इक्विटी का मिक्सचर वगैरह जो है, और इसके अलावा तमाम वो फैक्टर जो आपके माइंड में आ रहे हैं वो सारे वैल्यू क्रिएट करने में अपना रोल प्ले करते हैं। समहाउ शेयर जब मार्केट में ट्रेड होते हैं तो उसकी मार्केट वैल्यू जो होती है वो पार वैल्यू से डिफरेंट हो सकती है। यह एक पॉइंट है कि जो कंपनी इशू करती है शेयर्स को वो अपने इक्विटी के सेक्शन में उसको लिखती है किस प्राइस पे जी, वो उसको इशू करती उसको लिखती है पार वैल्यू पे, और प्लस एडिशनल कैपिटल की जो अमाउंट होती है एक्सेस और पार वैल्यू के सेक्शन में रिपोर्ट कर देती है। यानी कि जिस प्राइस पे इशू किया जाता है उस प्राइस पे लिखा जाता है। और सपोज 10 वाला इशू किया गया ₹30 में तो 10 लिखे जाएंगे किस में, पार वैल्यू में, और 20 किस में लिखे जाएंगे, एक्सेस ओवर पार वैल्यू में। तो समहाउ 30 की अमाउंट इक्विटी सेक्शन में रिपोर्ट हो जाती है, तो इसलिए जो ओरिजिनल इशू प्राइस होती है उस पे आप उसको रिपोर्ट करते हैं। और जबकि वो इन्वेस्टर, वो पर्सन जो शेयर परचेज करते हैं लेकिन उनकी इंटेंशन जो होती है उसको मार्केटेबल सिक्योरिटीज में प्लेस करना होता है, तो उस वक्त उसको किया जाता है मार्केट वैल्यू में रिपोर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे जो ओरिजिनल प्राइस होती है उस पर, क्योंकि आज आपने ₹30 का शेयर जो है वो इशू कर दिया, कल को हो सकता है उस शेयर की प्राइस 50 हो जाए, तो आप अपनी इक्विटी के सेक्शन में उस शेयर की प्राइस को 30 से 50 नहीं करते, जबकि मार्केटेबल सिक्योरिटीज में अगर आप उस शेयर को लिखते हैं उसमें आप 30 की बजाय 50 कर लेते हैं, क्योंकि मार्केटेबल सिक्योरिटीज को अगर आपको याद, हमने कहा था मार्केट टू मार्केट, यानी कि मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे लिखना होता था। तो ये यहाँ पर डिस्टिंक्शन यहाँ पे आपको बताई गई है, क्लियर करने की ट्राई की गई है। आगे चलकर ये जो कंसेप्ट आ रहा है स्टॉक स्प्लिट का, ये मैं आपके साथ अलग से कह लीजिए कि एक जो लेक्चर होगा या वीडियो बनाएंगे उसमें आपके साथ डिस्कस करेंगे जी। तो आज के लेक्चर में जी ये इतना ही काफ़ी है। तो टिल द टाइम जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।